विशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में हर गोल को अच्छे तरीके से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, यहां भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और उसके जवाब बड़े आसानी से आप हमारे शो के दौरान पा सकते हैं। आज योर मनी में हमारे साथ हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट, जिनसे हम जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। तो विरल, बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। और हर बार योर मनी में हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले कुछ इस तरीके के टॉपिक्स रखते हैं जिससे लोगों को जो भी कंफ्यूजन है अपने फाइनेंस से जुड़े हुए, अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए या फिर किसी भी तरीके के, तो वो दूर कर सके। और आज मैंने किसी भी तरीके के इसलिए कहा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर की। एक ऐसा स्कोर जो बहुत जरूरी होता है कई मायनों में, लेकिन क्रेडिट स्कोर को अच्छा कैसे बनाए रखें और इसको अच्छा बनाए रखने के लिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमें समझाएंगे विरल। विरल, ओवर टू यू। बताएं जरा कैसा है क्रेडिट स्कोर बनाए रखना, कितना जरूरी होता है और कैसे इसको बनाए रखें। शुक्रिया स्मिता जी शो में बुलाने के लिए। यानी देखिए, अगर हम देखेंगे ना तो लोगों को क्रेडिट स्कोर के बारे में कब पता चलता है, जब वो कोई लोन लेना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। क्रेडिट स्कोर बहुत एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी अगर जैसे लोन हो गया, पर्सनल लोन, होम लोन, ईएमआई हमको पे करनी होती है, क्रेडिट कार्ड खरीदना होता है, क्रेडिट कार्ड के बाद जो उसकी पेमेंट है वो सबसे जुड़ा हुआ है अपना क्रेडिट स्कोर। अभी क्रेडिट स्कोर में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है स्मिता जी के क्रेडिट स्कोर बिगड़ना नहीं चाहिए। हमने शुरू तो किया, हमने लोन तो ले लिया, एक बैरोमीटर होता है, ऐसा कहते हैं कि 750 प्लस से अगर हमारा क्रेडिट स्कोर होता है तो हमारी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, हम कोई भी लायबिलिटी हमारे जीवन में लेते हैं उसको अच्छा करने के लिए हमारा क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर नहीं भी होगा तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। यानी मान के चलिए हमने कोई भी लोन नहीं ली है, राइट, हमने कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, लोन नहीं ली है, तो हमारा कोई क्रेडिट स्कोर नहीं हो सकता। जब हम कोई क्रेडिट के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे पहला जो भी हमारा लेंडर होता है, बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, राइट, जो हमारा लेंडर होता है वो सबसे पहले हमारी क्रेडिट वर्दीनेस, ये आदमी, जिस आदमी को मैं लोन देने जा रहा हूँ उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, कितनी अच्छी है, वो बहुत ही जांचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बेसिस के ऊपर ही उनको कितना क्रेडिट मिल सकता है, उनको कितना लोन मिल सकता है, वो निश्चय करता है आरबीआई या जो लेंडर जिससे वो लेना चाहते हैं। जी, अब सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर, हालांकि ये सब एक ही होते हैं, लेकिन हम अमूमन आजकल ऐसा प्रैक्टिस में हो गया है कि लोग इतना ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करते हैं या फिर इतने तरीके के लोन लेते हैं कि अक्सर उसको चेक करते रहते हैं। तो सिविल स्कोर को लेकर भी ज़रा समझाइए कि इसको किस तरीके से, इसकी हिस्ट्री क्या होनी चाहिए और कैसे इसको मेनटेन हमको करना चाहिए। आपने कहा सिविल स्कोर, एक्चुअली क्रेडिट स्कोर ही होता है। सिविल स्कोर, एक सिविल है वो एक कंपनी है और ऐसे 4 से 5 कंपनियां हैं अपने भारत में जो ये क्रेडिट स्कोर को चेक करती है और उसके अपने एक पैरामीटर और एक स्ट्रक्चर पैरामीटर से वो प्रोसेस से वो जाता है और फिर वो स्कोर को रिलीज करती है, राइट। और आज ही मैं एक चेक कर रहा था स्मिता जी, जीपे, हम जो जीपे यूज करते हैं, जीपे में हम अपना क्रेडिट स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं। पहले तो वो क्रेडिट स्कोर भी बताता है अपना कितना है, उसने डेफिनेटली कोई कंपनी से टाइप किया होगा, जैसे सिविल हो गया एक वन ऑफ द कंपनी, ऐसे और एक जो कंपनी से उससे टाइप किया रहेगा और उसमें ये भी बताता है कि आप कैसे, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो उसको और अच्छा कर सकते हैं। अभी ये क्रेडिट स्कोर अच्छा ना होना यानी उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो आपके जो भी आपने जिस वजह से आपने क्रेडिट लिया है, लोन हो सकता है या क्रेडिट कार्ड है, उसका जो पेमेंट है, लोन के संदर्भ में अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली ईएमआई की बात आती है, आपको टाइमली ईएमआई पे करना है। और जब क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो क्रेडिट कार्ड का जो अपना बिल पेमेंट है, पूरा बिल पेमेंट, नॉट मिनिमम ड्यू अमाउंट, मिनिमम ड्यू अमाउंट के ट्रैप में ना जाए, पूरा अमाउंट क्रेडिट कार्ड का आपको जो मंथली आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है डेज की, 45 डेज जनरली होता है
जिस दिन से आपका बिल जनरेट होता है, वो बिल से आपको 45 डेज मिलता है आपका पूरा बिल का भुगतान करने के लिए। तो पूरा बिल का भुगतान करिए, मिनिमम क्रेडिट ड्यू में ना जाए। अगर आप जाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ सकता है। फिर बिल्स, अगर आपके कोई भी बिल्स भी जो है, जैसे लाइट बिल हो गया या टेलीफोन का बिल हो गया या कुछ भी बिल हो गया, बिल में भी ये क्रेडिट स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पता चलता है कि आपकी क्षमता कितनी है टाइमली पेमेंट करने की। तो उसके में भी क्रेडिट स्कोर पिक्चर में आता है। फिर बार बार आप आपका क्रेडिट स्कोर चेक ना करिए। अभी बार बार ना चेक करिए, उसका एक कनेक्टिंग पॉइंट ये है कि आप बार बार कोई वेबसाइट, जैसे अभी एक सिबिल एक ये हो गया, आरबीआई के वेबसाइट से भी आप इनफैक्ट चेक कर सकते हैं आपका क्रेडिट स्कोर, जो साल में एक बार आप फ्री में चेक कर सकते हैं। अगर आप बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो वो भी आपका इंपैक्ट कर सकता है, नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री में। फिर आप जब नया कोई क्रेडिट लेने जाते हैं तो उसके पहले आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका क्रेडिट स्कोर पिछले टाइम जब आप कोई क्रेडिट लिया था तो वो क्या था, और जब नया लेने जा रहे तब क्या है। फिर आपके क्रेडिट प्रोफाइल में आपने कौन से ऐसे क्रेडिट लेकर रखे हैं। प्रोबेबली होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, राइट। तो ये सब जो लोन आप लेते हैं तो वो क्रेडिट का एक जो पोर्टफोलियो बनता है उसको भी आप हमेशा इन चेक रखिए, ठीक है। और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, टाइमली पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कभी भी आप क्रेडिट स्कोर को डिटरमाइन करने में। 750 प्लस वो गुड में आता है, गुड क्रेडिट स्कोर में आता है। और हमेशा कोशिश करिए कि आपकी रेंज 750, 800, 900 में बनी रहे। क्यों बनी रहे? क्योंकि आप जब भी कोई नया क्रेडिट लेने जाते हैं तो वो क्रेडिट आपको काम आता है आपके लेंडर के साथ इंटरेस्ट रेट को नेगोशिएट करने में। पॉसिबल है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहा और आप बुरे कैटेगरी में ना गए और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहा, तो आपका लोन जो आप इंटरेस्ट में लेने वाले हैं उसमें आप आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि मुझे कम में आप ऑफर करिए। जी, तो कुल मिलाकर क्रेडिट स्कोर कह लीजिए या सिबिल स्कोर कह लीजिए, उसकी पूरी एबीसीडी आज हमें यहाँ बताई है विरल ने, और मुझे लगता है आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से इससे अवगत हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सवाल जवाबों का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ राजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरा सवाल यह है कि मैं कुछ अभी रिसेंटली लास्ट 1 ईयर से कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू किया हूँ जी, और इसका गोल मेरा मेनली लॉन्ग टर्म गोल है, और मेरी उम्र अभी 47 ईयर्स है। मैं गुरुग्राम से बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये पिछले मतलब अगले 12-13 सालों तक मैं इसमें बना रहूंगा। तो कुछ फंड्स हैं जो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप के थ्रू भेजा हुआ था, अगर आप चाहेंगे तो मैं रिपीट भी कर सकता हूँ जी। तो मुझे जानना है कि ये जो फंड्स मैंने चूज किया है, क्या ये सही है, क्या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, और अगर मैं इन सारे फंड्स के साथ अगले 12-13 सालों तक मैं बना रहता हूँ सही तरीके से, तो एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेरा होगा। मेरा मेनली रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है, राजेश जी के फंड्स मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। विरल जी, कैनरा रिबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड है इनका 10,000 के एलोकेशन के साथ। मिराज एसेट लार्ज कैप फंड है, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड है, HDFC फ्लैक्सी कैप फंड है, और क्वांट टैक्स फंड है। इसके अलावा कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड भी इनके पास है, निपॉन का एक स्मॉल कैप फंड है, और SBI का स्मॉल कैप फंड है, और SBI कॉन्ट्रा फंड है। एलोकेशन आप देखेंगे तो 10,000, 8,000, 5,000, 8,000, मतलब अच्छा एलोकेशन इन्होंने कर रखा है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या कुछ रहेगी सलाह इनको आपकी? राजेश जी को सलाह ये रहेगी स्मिता जी के, देखिए उनकी जो SIP है अभी 50,500 के आसपास की SIP है। 12 साल का उनका टाइम टेन्योर है। करीबन यहाँ से अगर 12 साल देखे तो 12 साल में 1 करोड़ 62 लाख के आसपास का जो कॉर्पस है वो अचीव कर पाएंगे, अगर हम अनुमान यहाँ से 12% का लगाते हैं तो। हालांकि एक 2-3 सजेशन यहाँ पे ये है, उसमें से पहला जो एक सजेशन मेरा ये है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा अगर कम कर सके तो काफ़ी अच्छा होगा। 5 से 6 फंड का पोर्टफोलियो हमेशा एडवाइजेबल होता है, क्योंकि ट्रैक करने में आसानी होती है। टारगेट लेकर 12 साल का चल रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, तो अच्छा होगा कि वो 5-6 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखे। उनके पोर्टफोलियो में 2 लार्ज कैप है, 2 फ्लेक्सी कैप है, 3 स्मॉल कैप है, एक कॉन्ट्रा है और एक टैक्स सेवर है। तो ये जो 2-2 है, 2 लार्ज कैप है, 2 फ्लेक्सी कैप है, 3 स्मॉल कैप है, उसको एक-एक कर दे। एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक स्मॉल कैप रखे, और हो सके तो ऐड करिए यहाँ पे एक लार्ज एंड मिड कैप है, मल्टी कैप है, ऐसे कैटेगरी जो अभी फिलहाल मिसिंग है।
डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हम तब कह सकते हैं जहां पे सारे कैटेगरीज के फंड हो, 5 से 6 फंड का पोर्टफोलियो बना के रखे और उनका जो 12 साल का टारगेट है 50,000 के आसपास की जो एसआईपी वो कर रहे हैं, तो कम से कम वो 1,62,62,00,000 वो जुटा पाएंगे। जी, तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे राजेश जी कि पोर्टफोलियो में आपके जो फंड्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं और हमेशा जो क्वालिटी होती है फंड्स की उन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्वांटिटी पर ध्यान देना नहीं। और जैसा कि आपको विरल जी ने सलाह भी दिया कि 5 से 6 फंड ही अपने पोर्टफोलियो में रखें, इससे आपको उसको ट्रैक करना भी आसान होता है और ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 1 लार्ज कैप, 1 फ्लैक्सी कैप, 1 स्मॉल कैप फंड ही रखें आप अपने पोर्टफोलियो में। और जिन फंड से आप बाहर निकले उनमें है कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये 2 फंड ऐसे हैं जिनसे आप बाहर निकल सकते हैं और एज इट इज जो बाकी के उन्होंने बातें कही हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो रिटायरमेंट तक आपका अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धेश जी, बताएं क्या कुछ है आपका सवाल। चल रहा है 4 फंड्स में जी। एक है एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट, एक है पराग पारेख, एक है मेरा एसेट जी, मेरा एसेट और एक है एसबीआई स्मॉल कैप। सारे डायरेक्ट फंड है ग्रोथ। तो मेरा जो कॉर्पस है वो 1 से 2 करोड़ का टारगेट है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये जो फंड्स में जो इन्वेस्टेड है ये इसमें कुछ रीशफल करना पड़ेगा और अगर नए से कुछ फंड चालू करना रहेगा जिसमें मैक्स होराइजन 5 to 10 ईयर्स रहेगा तो वो कौन सा रहेगा? ओके, तो सिद्धेश जी को क्या सलाह रहेगी आपकी? अगर आप देखें तो 10 साल में 2 करोड़ का इनका टारगेट है, क्या करें, रिसफल करें या कोई नया इसमें फंड ऐड करें? 16,500 की एसआईपी चल रही है सिद्धेश जी की और 1.3 लाख उन्होंने कुछ जुटा भी लिए हैं। 2 करोड़ 1 से 2 करोड़ का वो अनुमान लगा रहे हैं 10 सालों में। हालांकि अगर आप 16,500 की एसआईपी की बात करें और मैं कॉर्पस की बात करूं तो यहां से कम वो 1 करोड़ तो डेफिनेटली नहीं जुटा पाएंगे। 1 करोड़ जुटाने के लिए यहाँ पे उनको कम से कम 43,000 की एसआईपी करनी होगी और अगर 2 करोड़ वो जुटाना चाहते हैं तो कम से कम 86,000 की एसआईपी यहाँ से करनी होगी 1 और 2 करोड़ जुटाने के लिए। 12% अनुमान अगर यहाँ से रखे तो पहले तो 16,500 से वो 1 या 2 करोड़ नहीं जुटा पाएंगे, उनको अपनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। स्टेप अप एसआईपी, टॉप अप एसआईपी का एक सहारा वो ले सकते हैं। थोड़े सालों में अगर वो 10% 15% से अगर वो एसआईपी बढ़ाते हैं तो वो टारगेट के नज़दीक पहुंच सकते हैं। फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे मुझे सजेशन देना था, अगर वो इंडेक्स फंड जो है उनकी उसमें वो एसआईपी 10,000 की कर रहा है, वो 10,000 से कम करके वो 5,000 अगर कर सके और उसके अलावा 5,000 जो वहाँ से निकाल कर दूसरे में करना है वो कोई एक्टिव फंड, वो फ्लेक्सी कैप फंड में भी ऐड कर सकते हैं, मल्टी कैप फंड में भी ऐड कर सकते हैं या कोई मिड कैप या स्मॉल कैप में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से 5,000 की इंडेक्स फंड से थोड़ी सी एसआईपी कम कर एक्टिव फंड में अगर जुटाते हैं और एसआईपी अगर यहाँ से बढ़ाते हैं तो वो टारगेट अपना हासिल कर पाएंगे। बट अभी जो एसआईपी कर रहे हैं उनसे वो टारगेट हासिल नहीं कर पाएंगे। जी, तो सिद्धेश जी कुल मिलाकर ज़रूरी होता है थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो लेकर हम चले। तो कुल मिलाकर आपका जो यहाँ पर 16,500 का अब तक का एसआईपी है उसको बढ़ाइए। अगर आपको 1 करोड़ का टारगेट है आपका तो उसके हिसाब से आपको 43,000 का इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में करना होगा और अगर 2 करोड़ का आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो 86,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एसआईपी के रूप में, तब जाकर आप बड़े एक कह सकते हैं कॉर्पस को अचीव कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। योर मनी देख रहे हैं आप, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा ये शो जहां पर हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और इस वक्त हमारे साथ रेशम फोन लाइन पे हैं। रेशम, बताएं क्या कुछ है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है? मैम मेरी एज 36 इयर्स ओल्ड है और मेरे पोर्टफोलियो में 3 म्यूचुअल फंड है। फर्स्ट वन इज पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है जी। सेकंड वन है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप जी। एंड थर्ड वन है निपन इंडिया का स्मॉल कैप जी। और नियर अबाउट 15 मंथ हो गए पर म्यूचुअल फंड में 1,000 की एसआईपी कर रहा हूँ और नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स के लिए मैं इसकी अमाउंट और इसके लिए या कुछ चेंजेस हैं वो आपसे कंफर्म करना चाह रहा था। ठीक है, तो रेशम जी का सवाल तो यही है कि कॉर्पस उनका कितना बनेगा 15 से 20 साल में, लेकिन जो अमाउंट आप देखेंगे एसआईपी के लिए वो उन्होंने एलोकेशन बहुत कम कर रखा है। तो क्या कुछ सलाह रहेगी इनको आपकी?
रेशम जी को यही है कि देखिए 45,000 की अब तक कॉर्पस जमा हो चुका है, 3,000 की SIP है। हालांकि तीनों फंड अच्छे हैं, फंड में कोई इश्यू नहीं है, तीनों डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी अच्छी तरीके से वो फंड सिलेक्शन भी है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, SBI लार्ज एंड मिड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। हालांकि 15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो वो 17 लाख जमा कर पाएंगे 12% अनुमान से, 20 सालों में करीबन 32 लाख जमा कर पाएंगे 12% के अनुमान से। तो कॉर्पस क्योंकि 3,000 की SIP कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। सलाह यही रहेगी, अगर कोई पर्टिकुलर टारगेट को वो अमाउंट कर रहे हैं, हो सकता है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी अमाउंट को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए उनको SIP की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। अगर यही अमाउंट करे तो 15 सालों में 70 लाख और 20 सालों में 32 लाख। जी, तो रेशम जी, आपको ज़रूरी है कि अगर आपने थोड़ा अपना SIP अगर आप बढ़ा सकते हैं तो उसको बढ़ाइए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली फ़ायदा आप ही को होगा। जो कॉर्पस आप चाहते हैं 15-20 साल के बाद वो आपको बढ़ के मिलेगा। खैर, अगले कॉलर उनके पास चलते हैं। पुनीत इस वक्त हमारे साथ है। पुनीत, बताएं ज़रा क्या कुछ है आपका सवाल। मुझे लगता है पुनीत का कनेक्शन जो है वो कट चुका है, तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। विरल, इनका सवाल क्या है। 35 साल इनकी उम्र बता रहे हैं, 35,000 की SIP ये करते हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू अब तक इनकी 2.5 लाख हो चुकी है। 15 से 20 साल में 10 करोड़ का इनका लक्ष्य है। पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना ये चाहते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है 10,000 के लोकेशन के साथ। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड इनके पास है। लोकेशन आप देखेंगे तो अच्छा खासा इन्होंने कर रखा है। क्या कुछ इनको रहेगी सलाह आपकी? सबसे पहले तो यही हर सलाह मैं देता हूं, यही देता हूं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। काफी स्मॉल कैप में एक्सपोजर दिख रहा है, ठीक है। पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप को ऐड करिए, हाइब्रिड फंड को भी ऐड कर सकते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हालांकि कितना जुटा पाएंगे, 15 सालों में 35,000 की SIP से करीबन वो 1 करोड़ 77 लाख जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। 20 सालों में 35,000 की SIP से 3.5 करोड़ वो जुटा पाएंगे 12% के अनुमान से। अगर 20 साल में वो उनका जो टारगेट था 10 करोड़ का, वो अगर जुटाना है तो कम से कम 1 लाख की SIP उनको करनी पड़ेगी। और अगर 15 सालों में अगर उनको 10 करोड़ जुटाना है तो कम से कम डबल यानी 2 लाख की SIP करनी पड़ेगी, तो ही वो 10 करोड़ का जो मार्क है वो 15 और 20 सालों में वो जुटा पाएंगे। स्मॉल कैप को कम करना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है। जी, तो कुल मिलाकर पुनीत अपना बढ़ाइए आप इन्वेस्टमेंट जो है, और उसके बाद जो कॉर्पस आपको चाहिए मन मुताबिक वो आपको मिल जाएगा। चलिए, अब इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला तो यहीं खत्म करते हैं विरल, लेकिन आज के टॉप 4 फंड्स बताइए क्या कुछ हैं आपके। देखिए, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहां से देखिए तो HDFC लार्ज कैप फंड एक होना चाहिए पोर्टफोलियो में। कैनरा रोबेको का एक फोकस्ड कैटेगरी वाला फंड है, कम स्टॉक्स होते हैं, कम से कम 25 से 30 स्टॉक्स का एक्सपोजर होता है। कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर इंक्लूड करना है तो कॉन्ट ऐड कर सकते हैं। और एक ICICI का एक एसेट एलोकेटर करके जो फंड है, जो ICICI के ही फंड्स में डालता है, बट उसमें लार्ज कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, फ्लेक्सी कैप भी होता है, बैलेंस फंड भी होता है। सारे कॉम्बिनेशन का फंड एक ICICI एसेट एलोकेटर अगर रखना है तो रख सकते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर नए जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जो पहले से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए विरल की ये सलाह है। आप चाहें तो अपने मन मुताबिक इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो फिर आप इस पोर्टफोलियो के साथ अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ शो अब बिल्कुल आखिरी में आ चुका है, तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवाल का जवाब देने के लिए विरल आपका। और इसी के साथ योर मनी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।